नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को द काउंसिल के विषय में थोड़ा बताना चाहता हूँ। द काउंसिल सिविल सेवा के क्षेत्र में तैयारी करने वाली एक अग्रणी संस्थान है, जिसकी स्थापना 2003 में प्रयागराज में की गई थी। 2003 से आज तक हजारों छात्रों को द काउंसिल ने चयनित करवाया अपने प्रयासों से, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काउंसिल और काउंसिल के टीम जो टीचर्स हैं उन लोगों ने मिलकर एक अच्छा मार्गदर्शन देने का काम किया, जिसके फलस्वरूप न केवल प्रांतीय बल्कि केंद्रीय सिविल सेवा में हजारों बच्चों का चयन हुआ है। आप आमतौर पर ये देख रहे हैं कि जो ये फेसबुक इत्यादि जो प्लेटफॉर्म है उस पर आए दिन काउंसिल के बच्चों का जो चयन हो रहा है उसके विषय में लिखा जा रहा है। तो ये तो मैं काउंसिल के विषय में बता रहा था कि प्रयागराज में एक संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, जहाँ पर सिविल सेवा के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है और एक सिविल सेवा के क्षेत्र में तैयारी कराने वाली पुरानी संस्थान है। उसी संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब एक जो मुद्दा है कि जो हमारे बच्चे थे, चूँकि काउंसिल लंबे समय से, या कह सकते हैं पहले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरुआत ही नहीं हुई थी, जो भी कोचिंग हो रही थी सब ऑफलाइन कोचिंग हो रही थी। तो हम लोगों ने शुरू से अब तक सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग पे ध्यान दिया। क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, बच्चों से बात करना, पढ़ाना लिखाना, ये सब काम चलते रहता था। लेकिन पिछले वर्ष 2020 में जो कोरोना महामारी फैली, उसके फलस्वरूप लंबे समय तक कोचिंग संस्थान, जो ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है, उसको बंद करना पड़ा। प्रारंभ में यह सोचा नहीं गया था, उम्मीद नहीं थी कि यह महामारी इतना लंबा खींच जाएगा। जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो यह उम्मीद थी कि हो सकता है 2-3 महीने, 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाए और उसके बाद हम लोग फिर से कोचिंग की शुरुआत कर दें। लेकिन लंबा चला। नवंबर दिसंबर में जाकर के आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह नॉर्मल होना शुरू होता है। दिसंबर जनवरी तक आते आते ऐसा लगा कि यह धीरे धीरे भारत से समाप्त हो रहा है और फरवरी से फिर से गाड़ी पटरी पर आते हुए दिखी। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी 2020 में, तो उस वक्त कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर क्यों ना काउंसिल में भी ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर दी जाए, लेकिन अधिकांश बच्चों ने इसका विरोध किया। इस कारण से हम इसकी शुरुआत नहीं कर पाए। विरोध के पीछे उनकी अपनी लॉजिक है, बिल्कुल सही है। ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हमने पिछले वर्ष ऑनलाइन की शुरुआत क्यों नहीं की। चूँकि काउंसिल की जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय मंशा ये था कि ऐसे छात्र जो किसी कारण क्या आप समझ सकते हैं कि आर्थिक कारण से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे छात्रों की मदद की जाए और उनको सही मार्गदर्शन दे करके उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाई जाए। ये उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने काउंसिल की शुरुआत की थी। और जो बच्चे हमें जान रहे हैं, आज नहीं 17-18 वर्षों से जान रहे हैं, वो अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे हैं कि हर जो ज़रूरतमंद बच्चा है उन सबों की हमने मदद की है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम आज तक काम करते रहे हैं। पैसा कमाना तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन प्राइमरी जो चीज़ है, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, उन सबों को मदद दे करके और उनको अपने मंजिल तक पहुंचाना। जब पिछले वर्ष लॉकडाउन हुआ, हम मुद्दा ये बात थी कि पिछले वर्ष ऑनलाइन की शुरुआत क्यों नहीं हुई। तो पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ तो बच्चों ने कहा कि सर कुछ बच्चों ने कहा कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर लॉकडाउन में हम लोग घर चले गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हैं, कोई फ़ोन करता है, बहुत सारे बच्चे मैसेज पे बात करते हैं। तो हम गांव चले आए हैं, वहाँ पर नेटवर्क सही नहीं होता है, अगर ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करेंगे तो शायद हम लोग वंचित रह जाएं।
और इसी ऊहापोह में यही सब सोचते सोचते कि अगर शुरू करें तो अधिकांश बच्चे इससे बाहर हो जाएंगे, हम लोग ने ऑनलाइन की शुरुआत नहीं की। लेकिन जब, और इसी उम्मीद में आगे जब नवंबर दिसंबर से ये कोरोना का संकट थोड़ा कम होते हुए दिखा, तो फरवरी में आकर के फिर से एक बार हम लोगों ने ऑफलाइन की शुरुआत की। और आपने देखा कि फरवरी मार्च के महीने में ऑफलाइन में बच्चों का अच्छा रुझान हुआ, बच्चे फिर से जुड़ते चले गए, जो गांव गए थे गांव से चले आए, और फिर से लगा कि सब कुछ पटरी पे आ रहा है। लेकिन इसी बीच मार्च आते आते मिड मार्च से देखेंगे कि मिड मार्च से धीरे धीरे फिर से दूसरी लहर कोरोना की शुरू हो जाती है। और पूरे अप्रैल में आपने देखा कि अप्रैल तक आते थे पूरे भारतवर्ष में बुरी तरीके से यह दूसरी लहर फैल जाती है। यह दूसरी लहर पहली लहर से अधिक भयावह देखने को मिला। दूसरी लहर को आप देख सकते हैं कि इसमें इतने तेज़ी से इस लहर में संक्रमण फैला, और अधिक इसने युवाओं को अपने उसमें कर लिया, आगोश में कर लिया। और आप देखेंगे इस दूसरी लहर में अधिक जो मृत्यु हुई है वो युवाओं की हुई है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि जब इस बार मार्च से संक्रमण बढ़ा और अप्रैल में तेज़ी से यह फैला, तो अब मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर यह लंबा पिछले साल जैसे ही जिस तरीके से पिछले साल बढ़ते बढ़ते लगभग 1 साल तक पहुंच गया था, 10 से 11 महीने तक पहुंच गया था, अगर यह सेकेंड वेव भी उसी तरीके से चला और यह भी आगे बढ़ गया, तो फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा। चूँकि हमने पहले ही कहा कि काउंसिल का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चों की हमने जिम्मेदारी ली है कि जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके और उनका सिलेक्शन हो सके। तो इसीलिए हमने काउंसिल के माध्यम से ये सोचा कि बच्चों से जो फीडबैक मिला, बच्चों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि सर अब बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना उचित नहीं है और इसलिए ऑनलाइन की शुरुआत की जाए। इसी सोच के तहत हमने इस बार ऑनलाइन की क्लास की शुरू करने का हमने सोचा। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं टीवी पर, आप भी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे कि एक्सपर्ट्स का ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं आकर के टीवी पर कि इसका थर्ड वेव भी आने वाला है। थर्ड वेव कब आएगा ये निश्चित तो नहीं है। आप देखें कि 100 वर्ष पहले की बात जो लोग बताते हैं, एक्सपर्ट्स सब डेली देखते होंगे, सुनते होंगे आप, कि भारत में इस 100 वर्ष पूर्व अर्थात 1918 ईस्वी में स्पेनिश फ्लू आया था। और वह स्पेनिश फ्लू 18, 19, 20 लगभग 3 वर्षों तक भारत में रहा और इन 3 वर्षों में संपूर्ण भारतवर्ष में तबाही मचा दी। उस वक्त भारतवर्ष की आबादी कम थी, लेकिन अब जो हम देखते हैं कि ये भारतवर्ष की आबादी इतनी अधिक है और उस आबादी में अगर यह तेज़ी से फैला, तीसरी लहर की जो बात की जा रही है, अगर वह आ गई तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी तबाही हो जाएगी। तबाही तो ऐसे ही है, पूरा लॉकडाउन है, बच्चे परेशान हैं। अधिकांश बच्चे शहर को छोड़कर के जहाँ पर इस प्रयागराज में रह कर के तैयारी करते थे अपने गांव चले गए हैं, यहाँ पर है नहीं। उनसे संपर्क मैं करते रहता हूँ, बातचीत होते रहती है बच्चों से। तो उन्हीं बच्चों ने कहा कि सर अब ऑनलाइन की शुरुआत कर दी जाए। इसी सोच के तहत अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जा रहा है। यद्यपि द काउंसिल का यूट्यूब चैनल पहले भी था, लेकिन किसी कारण से वह निष्क्रिय हो गया। इसी को ध्यान में रख कर के अब फिर से वो स्टार्ट हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रतिदिन इसमें हम एक वीडियो डालें और उस वीडियो को आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, सुनिए, ठीक है, और उसको जितना अधिक हो सकता है शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का कल्याण हो सके। तो इसी सोच के तहत हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टार्ट होने अभी शुरू हुआ है। आप देखेंगे डेली एक वीडियो जिसमें हम डालेंगे और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के जो आपके लिए उपयोगी है इसमें वीडियो पढ़ेंगे और आप उससे लाभान्वित होंगे। यहाँ पर जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा ये है कि हम
ये सिविल सेवा के प्लेटफॉर्म पे रह करके सिर्फ सिविल सेवा की बात करेंगे। आप देखें कि बच्चे आजकल, कुछ बच्चों का पिछली बार ये भी आया था कि सर यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ पड़े हुए हैं कि उसको देखना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इतने वीडियोज़ पड़े हुए हैं कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको पढ़ें किसको न पढ़ें। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जो भी छात्र द काउंसिल से जुड़े हुए हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। मैं तो विश्वास दिलाता हूं उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लास का मतलब क्लास होता है। इस क्लास में आपके हम चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, यह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समय की बर्बादी न हो। ठीक है, तो ध्यान में रख करके, इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे और आपको यह बताने का प्रयास करेंगे, जैसे क्लास में बताते थे ऑफलाइन क्लास में, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बीच बीच में छोड़ देना पड़ता है। तो उसी भटकाव को समाप्त करने के लिए न केवल मैं अपने बच्चों को आमंत्रित करता हूं, बल्कि इस देश में जो लोग भी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, एक द काउंसिल की वीडियो को अवश्य देखेंगे। विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो सिविल सेवा के लिए उपयोगी है, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हम प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के और मुख्य परीक्षा तक के चीज़ों को यहाँ पर विश्लेषण में आप देखेंगे, उसको समाहित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि सिविल सेवा आप देख रहे हैं कि न केवल इसमें 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। सब समझदार हैं, सब जानते होंगे आप लोग। पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इसका इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के हमारा उद्देश्य ये होगा कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार इंटरव्यू तक की तैयारी हम आपको करवाएं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमारी वीडियोज़ पढ़ेंगे, उस चीज़ को आप देखिएगा। यहाँ पर जो एक मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है कि सिविल सेवा में आप देख रहे हैं कि सिविल सेवा में जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी सी निराशा, इस पेंडेमिक जो आप देख रहे हैं, महामारी जो हुई है, इसको लेकर के उनमें निराशा व्याप्त हो गई है। निराशा इस सेंस में कि उनको लगता है कि अब सब कुछ बिखर गया, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, 1 वर्ष 1.5 वर्ष से घर पे बैठे हुए हैं, पता नहीं आगे और कितना दिन चले। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये आप तक संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखें। नकारात्मक सोच ही आपको पीछे ले जाने के लिए बाध्य कर रही है, इसलिए सोच को सकारात्मक रखें। हमारी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया, आप सब जानते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना है। तो आपदा को अवसर में बदलना है, तो यह कैसे बदलें? आप देखिए कि आप पढ़ाई करें या न करें, आप घर बैठ जाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कमीशन अपना काम समय पर करेगी। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो 2020 में आप देखिए कि PCS 2018 का रिजल्ट आया, 2019 का रिजल्ट आया और 2020 का फाइनल रिजल्ट अप्रैल 2021 में आया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी थोड़ी स्थिति सामान्य होगी, कमीशन अपनी रफ्तार में एग्ज़ाम को लेकर के और रिजल्ट को क्लियर कर देगा। तो इसीलिए हम अब इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि बगैर आराम किए हुए, बगैर कुछ सोचे समझे आप हमसे जुड़िए, अपने पुराने संस्थान से जुड़िए और जुड़ करके जितने अधिक से अधिक लाभ हो सकते हैं उसको लेने की कोशिश कीजिए। अभी तो हम सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं कि हम वीडियोस डालेंगे और वो वीडियोस आपके परीक्षा से संबंधित होंगे, फालतू वीडियो नहीं कि हम किसी फालतू मुद्दे को उठा लिए जिसका आपके सब्जेक्ट से या सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। आपका टाइम वेस्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डालेंगे और साथ ही साथ हम अभी ऐप तैयार करवा रहे हैं जिसमें अगर नहीं ऑफलाइन स्टार्ट हाल फिलहाल में हो पाता है तो हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का भी प्रावधान उसमें करेंगे कि बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ घर बैठ करके दें और हमसे जुड़े रहें।
तो बच्चों, ये बात मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि उद्देश्य ये था कि अब आपदा को अवसर में बदलना है, और इसी को ध्यान में रख कर के हम अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पहली दूसरी बात, यहाँ पर एक मुद्दे की बात करें कि अब जो बात करना है कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे की जाए। सबसे अहम मुद्दा है कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम से जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, उनमें हम बात जो करते हैं बच्चों से या बच्चों का जो मैसेज आता है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उनमें घोर निराशा व्याप्त होती जा रही है। उनको लग रहा है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और इस कारण से वो बच्चे जो डिजर्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सिविल सेवा में अच्छे रैंक पे जाएंगे। इसलिए उन बच्चों में भी भटकाव आते जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आपने अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा में ही जाना है, तो न तो कोई आपदा और न ही संसाधन उसमें आड़े आएगा। हमेशा इरादे बुलंद रखिए, लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाएगा, इस पर विचार करना है। यह महामारी है, आपदा है, तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष के छात्रों के लिए है। और आप देख रहे हैं कि उन्हीं में से बहुत सारे छात्रों का चयन हो रहा है। जब बहुत सारे छात्रों का चयन होता है तो आपका क्यों नहीं होगा। देखें कि इस एक वर्ष में बहुत से 3 रिजल्ट, जो हमने कहा कि पीसीएस का 3 रिजल्ट आया है, और उसमें हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए, जो आप सोशल मीडिया पर अक्सर उनको दिखाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि वो बच्चे सिलेक्ट हुए। सोशल मीडिया पर दिखाने का उद्देश्य, हमने कहा भी था कि कोचिंग का प्रचार सिर्फ कोचिंग का प्रचार करना नहीं है। सोशल मीडिया पर दिखाने का उद्देश्य यह है कि आपके बीच से ही आपके जैसे छात्रों का जब चयन हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से छात्र हैं जिनका चयन हो रहा है, और कौन से ऐसे छात्र हैं जो डिजर्व भी कर रहे हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम जो तरीका अपनाए हैं कि एक जो शिक्षक धर्म है कि हम सही मार्गदर्शन दें। पहली बात तो ये है कि अगर बच्चों का बार बार ये आवाज़ उठ रही है कि हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन कम हो रहा है, धीरे धीरे ग्राफ गिरते जा रहा है, हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। सच्चाई भी है, ऐसा नहीं कि सच्चाई है कि हिंदी माध्यम के छात्रों का चयन कम हो रहा है, और कह सकते हैं कि इसका ग्राफ भी धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है। तो इसके लिए केवल छात्र जिम्मेदार नहीं हैं। मैं पहले भी जब फेसबुक लाइव हुआ था तो इसके विषय में बताया था कि इसके लिए सिर्फ छात्र जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए छात्रों को जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, जो मार्गदर्शक वर्ग हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। अब ये सवाल उठता है कि हम मार्गदर्शक वर्ग को तो नहीं बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, हम छात्रों को बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर सभी दोनों पक्ष, एक मार्गदर्शक वर्ग हो गए, दूसरे छात्र हो गए, अगर दोनों वर्ग अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हिंदी माध्यम के छात्रों का जो सिलेक्शन हो रहा है उसका ग्राफ फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं है। इलाहाबाद, आप जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, आप जान रहे हैं कि एक समय यह प्रयागराज सिविल सेवा का पूरे भारतवर्ष का केंद्र हुआ करता था, और अधिकांश बच्चों का चयन यहाँ से होता था। यहाँ पर ऐसे बच्चे, ज़्यादातर ऐसे बच्चे तैयारी करने के लिए आते थे या आज भी हैं, जो या तो सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं या सामान्य परिवार से भी थोड़े नीचे लेवल पे जाकर के बिलोंग करते हैं, और उनकी एक ही तमन्ना होती है कि किसी भी तरीके से हम आईएएस या पीसीएस बन जाएं। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि अगर मार्गदर्शक वर्ग और छात्र दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से समझेंगे, तो निश्चित रूप से फिर से
हिंदी माध्यम के छात्रों का परिणाम सकारात्मक होने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि छात्र में क्यों इतने भटकाव की स्थिति आ गई है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल द काउंसिल से जुड़े छात्रों बल्कि हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों को सही मार्गदर्शन देना है। हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बच्चों ने भी हमें ये कहा, सलाह दिया शुरू करने से पहले, और उस चीज़ को मैं समझ भी रहा था कि जो हमारी वीडियोज़ होंगे वो वीडियो बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, इसलिए कि ऑफलाइन क्लास तो हम लोग का जो टाइमिंग होता है, एक क्लास 2.5 घंटे की होती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों से हम बात भी करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं, थोड़ा टॉपिक से हट के भी बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे बात होगी। तो लंबे समय तक अगर हम बैठा कर बच्चे बैठ के देखेंगे तो हो सकता है कि उनमें उबन होने लगे, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे का जो नेट पैक होता है वो भी अगर अधिक देर तक चलता है तो काम नहीं करता है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि वीडियोज़ हम बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ डालेंगे, 1 घंटे के आसपास का वीडियो सब रहेगा, और उसको अच्छे से बच्चे आत्मसात करें। उसको कोशिश करें कि वो जो पढ़ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कि हम धीरे धीरे बोलेंगे, ताकि क्या होगा कि जो बच्चा लिखना चाहेगा, अपने राइट डाउन करना चाहे कॉपी पे, तो राइट डाउन भी कर सकता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो बैठ करके घर में अगर लिख ले उन चीज़ों को, और एक चीज़ को हम रिपीट भी करते रहते हैं, बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब ये आज तो एक इंट्रोडक्टरी बात हम कर रहे थे, सिर्फ ये बताने आए थे कि द काउंसिल अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गया है, और बच्चों की जो लंबे समय से मांग थी कि आप ऑनलाइन क्लास की शुरुआत नहीं कर रहे हैं सर, इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें मालूम था कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और हमारे पास जो बच्चे हैं, जो काउंसिल से जुड़े हुए बच्चे शुरू से हैं, वो अधिकांश बच्चे बिलो मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, जहाँ पर उनको बहुत सी दिक्कतें हैं। हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास का वो लाभ न उठा पाएँ, लेकिन चूँकि यह महामारी का काल थोड़ा लंबा होते जा रहा है, और उसमें अगर पढ़ाई को लंबे समय तक रोक दी जाए तो यह भी उचित नहीं है। तो इसलिए अब धीरे धीरे बच्चों से भी बात किया है कि आप लोग धीरे कुछ प्रयास करें, मैं भी कर रहा हूं कि आप लोग जो स्मार्टफोन नहीं रखे हैं, कहीं से मैनेज करके किसी दोस्त से लेकर के, परिवार के किसी सदस्य से लेकर के 1-1.5 घंटे के लिए ले लीजिएगा, और उसका उपयोग आप इस क्लास के लिए कीजिएगा, और किसी चीज़ के लिए नहीं कीजिएगा। तो हमारी जो अगली बात, जो हम अब कल जो बात अगले टॉपिक पे जो आएंगे, सबसे पहली बात ये है कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे की जाए, किन लोगों का चयन सिविल सेवा में होता है, सिविल सेवा के लिए क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, और सिविल सेवा के लिए जो पढ़ना ज़रूरी है वह पढ़ाई, वह जो मटेरियल आएगा होगा वो कहाँ से मिलेगा, कैसे हम मिलेगा, क्या हमको पढ़ना है। तो मुख्य चीज़ इस पर हम फोकस करेंगे, अगले वीडियोस में इस पर हम बात करेंगे, और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट से हम टॉपिक पे आ जाएंगे। चूँकि मैं अपने विषय में बता दूं, आप जानते हैं कि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे द्वारा जो वीडियो डाला जाएगा वो इतिहास से रिलेटेड होगा। आप देख रहे हैं कि इतिहास का न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, आप देख रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट आता है फर्स्ट पेपर में। साथ ही साथ जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरी जो पढ़ाने की अपनी तकनीक है, उसमें आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो कभी इतिहास न पढ़े हों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से आए हुए हों तो उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर वो पहले इतिहास कभी नहीं पढ़ा है तो भी अगर क्लास या अटेंड करता है, वीडियो देखता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इतिहास में पारंगत हो जाएगा। इस प्रकार से क्लास ली जाएगी कि भारतवर्ष की कोई परीक्षा
सिविल सेवा की आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, सिविल सेवा तो आपको के लिए तो हम करा ही रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई छात्र कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसमें भी यह वीडियो, यह जो क्लास होगा समान रूप से उपयोगी होगा। तो मित्रों, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर द काउंसिल प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाते हैं, लंबे समय तक हमारे साथ आप रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसी के साथ मैं आज की बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। कल जब हमारी मुलाकात होती है तो शुरुआत होगी कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें। धन्यवाद।